तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं सूक्ष्म जीव मित्र शत्रु, और आज का विषय हमारा है खाद्य विषाक्तन। खाद्य विषाक्तन एक रोग है जो कि रोगजनक बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, विषाक्त पदार्थों के दूषित आहार या पेय पदार्थों के सेवन के कारण होता है। तो खाद्य विषाक्तता आपने देखा होगा कि खाने की वजह से आपको उल्टी दस्त जैसी समस्याएं हो जाती हैं, ये खाद्य विषाक्तता के कारण होती हैं। तो ऐसे ये होता क्यों है? हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं, यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं। इसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है और कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अतः आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। खाद्य क्योंकि जल्दी खराब हो जाते हैं और हमें उनकी वर्ष भर आवश्यकता रहती है, इसलिए हमें उनका परिरक्षण करना होता है, हमें उन्हें सुरक्षा उनकी करनी होती है। तो खाद्य परिरक्षण क्या है? खाद्य परिरक्षण को उपचारित करने और संभालने की ऐसी प्रक्रिया है। खाद्य परिरक्षण खाद्य को उपचारित करने और संभालने की ऐसी प्रक्रिया है जिससे उसके खराब होने की उस प्रक्रिया को रोकता है या बहुत कम कर देता है जो सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा होती है। क्योंकि सूक्ष्म जीव खराब करते हैं भोजन को, तो ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हम सूक्ष्म जीवों को खराब करने से रोक लें, खाद्य परिरक्षण है। खाद्य परिरक्षण की विभिन्न विधियां। तो सबसे पहली विधि है रासायनिक उपाय। नमक और खाद्य तेलों का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। हम नमक और खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, इससे सूक्ष्म जीवों में वृद्धि नहीं होती। तो सबसे पहली विधि कि नमक और खाद्य तेल में हम उन्हें प्रिजर्व कर लेते हैं और उससे वो खराब नहीं होंगे बहुत समय तक। जैसे कि अचार डालते हैं नमक और तेल डालकर। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक हैं। जैम और स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उन्हें संदूषित होने से बचाते हैं। तो अगर आपसे खाद्य परिरक्षक के नाम पूछे जाएं तो आप सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का नाम ले सकते हैं। नमक द्वारा परिरक्षण किया जाता है। सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफी लंबे अरसे के लिए किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस और मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला और इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। चीनी द्वारा परिरक्षण। जैम, जेली, स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य परिरक्षणों की नमी कम आ जाती है और संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। आपने मुरब्बा देखा होगा, मुरब्बा चीनी द्वारा परिरक्षण है। तेल और सिरके द्वारा परिरक्षण। तेल और सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जी, फल, मछली और मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा करते हैं। गर्म और ठंडा करके भी हम खाद्य परिरक्षण कर सकते हैं। विशेषतः दूध के लिए ऐसा किया जाता है। उबालने से अनेक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि कम तापमान पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। तो बहुत गर्म करने पर या बहुत ठंडा कर देने पर भी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि दर कम हो जाती है। तो इसलिए भी हम उसे काफी समय तक खराब होने से बचा सकते हैं। ऐसा दूध बार बार गर्म करके हम खराब होने से बचा लेते हैं, कभी कभी फ्रिज में रखकर ठंडा करके भी हम खराब होने से बचा लेते हैं। भंडारण एवं पैकिंग। आजकल मेवे और सब्जियां भी वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है। उनमें से वायु सारी निकाल देते हैं, तो वायु के संपर्क में नहीं होंगे तो सूक्ष्म जीव कम वृद्धि करेंगे। पाश्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी भोज्य पदार्थ को खास तापमान पर निर्धारित समय तक गर्म करके फिर तुरंत ठंडा कर दिया जाता है, जिसमें इसमें मौजूद सूक्ष्म जीव निष्क्रिय हो जाते हैं। पाश्चुरीकरण कहलाता है। पाश्चुरीकरण दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से बिल्कुल मुक्त होता है। तो पाश्चुरीकरण करते कैसे हैं? इसके लिए दूध को, अगर आपसे पूछे कि पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया को समझाइए, पाश्चुरीकरण कैसे किया जाता है दूध का, तो यहां से आप लिख सकते हैं, इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा करके उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज
लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पाश्चरीकरण कहते हैं। तो पाश्चरीकरण की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने की थी। अब हमने कहा था कि सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, तो वायुमंडल में मुक्त नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। तो यहां प्रश्न आ जाता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं? वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। राइजोबियम नामक जीवाणु लेग्यूम पौधों की जड़ों में, यहां आप देख रहे हैं चित्र में, ये जो गांठें आपको दिख रही हैं, इनमें राइजोबियम नाम का जीवाणु है। राइजोबियम नाम जीवाणु लेग्यूम पौधों की जड़ों और ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। कभी कभी तड़ित विसर्जन, बिजली चमकने से भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है यौगिकों के रूप में। तो अब हम नाइट्रोजन चक्र की बात कहते हैं कि नाइट्रोजन स्थिर कैसे रहती है वायुमंडल में। तो वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है वो हमने पढ़ा अभी कि नील हरित शैवाल और कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा उसका स्थिरीकरण होता है और जीवाणुओं द्वारा स्थिरीकृत नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल जाती है, तो फिर यह मिट्टी में आ जाती है। इसी प्रकार कभी कभी विद्युत, जब बिजली चमकती है, तड़ित विसर्जन होता है, तो उसके द्वारा भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो जाता है और ये सब मिट्टी में पहुंच जाती है। ये जो मिट्टी में नाइट्रोजन के यौगिक हैं, इन्हें पौधा अवशोषित कर लेता है। पौधा अवशोषित करके उससे प्रोटीन बनाता है। ये प्रोटीन फिर पौधे को जंतु खा लेते हैं, तो वो जंतु में चला जाता है और पौधे और जंतुओं के मरने पर ये फिर से मृदा में आ जाते हैं, अपघटन द्वारा फिर वापस मृदा में मिल जाते हैं। तो ये नाइट्रोजन कभी कभी कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा, जीवाणुओं द्वारा, कुछ विशेष तरह के जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन के यौगिकों को वापस नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं और ये जो है यहां से वापस विनाइट्रोजनीकरण होके वायुमंडल में चला जाता है। इस तरह नाइट्रोजन चक्र चलता है। तो नाइट्रोजन चक्र पर नोट लिखिए, यदि ऐसा प्रश्न आता है तो आप ये पूरा उत्तर लिख सकते हैं। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में बदल जाती है तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा लेते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में होता है। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन और अन्य नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधे एवं जंतु की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और कार्बन नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिक में फिर से बदल देते हैं, जो पौधों द्वारा फिर से उपयोग कर ली जाती है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर बनी रहती है। तो इस अध्याय में इतना ही। अगले अध्याय के साथ अगली वीडियो जल्द आएगी।